हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था नॉन स्टोजियोमेट्रिक डिफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफेक्ट का थर्ड और लास्ट टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में वैसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है पहले भी बता चुका हूं। तो देखिए, जब हम किसी क्रिस्टल के अंदर कोई भी क्रिस्टल लिया, उसमें हम क्या करते हैं, वी ऐड इम्प्योरिटी देन द डिफेक्ट क्रिएटेड। जब हमने इम्प्योरिटी को ऐड किया, उसके बाद इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, तब हम डिफेक्ट को क्या नाम देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इट इज द डिफेक्ट विच इज क्रिएटेड व्हेन वी ऐड द इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड। हम बाहर से, आउटसाइड से, फॉरेन इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, या जब हम बाहर से क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम दिया जाता है। इट इज द डिफेक्ट विच इज क्रिएटेड व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटी फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द क्रिस्टल। क्रिस्टल में हमने बाहर से इंप्योरिटी डाल दी, उसे हम कौन सा नाम देते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, समझ में आ जाएगा। बाहर से इंप्योरिटी डालते हैं, लेकिन मान लेते हैं हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम इंप्योरिटी ऐड करने जा रहे हैं। ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए, उसके बाद बी, ये बी, ये ए, फिर से ये आपके पास ए और ये आपके पास क्या है, बी। ये अभी आप इसमें इंप्योरिटी डालोगे। इंप्योरिटी कैसे डाल सकते हो, इंप्योरिटी डालने के भी दो तरीके हैं। या तो इस जगह को हम कौन सा स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। मैंने कोई इंप्योरिटी डाली, मान लेते हैं सी को इंप्योरिटी डाली और वहां यहां पे डाल दी, ये इंप्योरिटी डाल दी सी, तो इससे भी इंप्योरिटी डिफेक्ट आएगा। एक तो तरीका ये है, वी कैन ऐड इंप्योरिटी इन द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट पे आप इंप्योरिटी डाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं डाल पाते हो तो इनमें से कोई पार्टिकल निकल गया, मान लेते हैं ये पार्टिकल निकल गया और इसकी जगह ये पार्टिकल आ गया, इंप्योरिटी डाली तो रिप्लेसमेंट हो गया। तो वी कैन ऐड इंप्योरिटी बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के रिप्लेसमेंट से भी हम इंप्योरिटी डाल सकते हैं, और जब इंप्योरिटी डालोगे उससे जो डिफेक्ट आएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट नाम दिया जाता है। अब आपने ये इंप्योरिटी डाल तो दी, लेकिन किस प्रोसेस से डाली, किस प्रोसेस से हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डोपिंग। तो डिफाइन डोपिंग कई बार आ चुका है। इट इज द प्रोसेस बाय विच इंप्योरिटी इज एडेड इनटू द क्रिस्टल। जिस प्रोसेस से आप इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हो इस क्रिस्टल के अंदर, उस प्रोसेस को, आपने इंप्योरिटी डाली, डालने से इसमें डिफेक्ट आया, इंप्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन जिस प्रोसेस से आप इसमें इंप्योरिटी डालोगे उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डोपिंग। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच वी ऐड द इंप्योरिटी इनटू द क्रिस्टल कॉल्ड डोपिंग। उसे हम क्या नाम देते हैं, डोपिंग नाम देते हैं। अब इंप्योरिटी आप कौन से क्रिस्टल में क्रिएट कर रहे हो, ये हमें देखना है। इंप्योरिटी हम कैसे क्रिस्टल में क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक आपके पास होता है आयनिक क्रिस्टल में, यानी कि आयनिक सॉलिड में इंप्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, या कोवलेंट सॉलिड में। तो क्या पहले क्या देखेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। पहला हम क्या देखेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। मैंने लिख दिया सीधा आयनिक सॉलिड, इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। ये है भाई इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर आप इंप्योरिटी कैसे ऐड करोगे और उसमें इंप्योरिटी डिफेक्ट कैसे आएगा। एक एग्जांपल है, वैसे सिलेबस में दो इंक्लूडेड है, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस कंसीडर, मैंने ये कोई एग्जांपल लिया, NaCl का क्रिस्टल लिया। किसका क्रिस्टल लिया, NaCl का। तब समझ में आएगा ये अच्छे से। हमने ये NaCl का क्रिस्टल ले लिया, यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसी तरीके से Na पॉजिटिव, फिर से Cl नेगेटिव, ये फिर Cl नेगेटिव, और यहाँ पे Na पॉजिटिव। ये हमने किया, ये इम्प्योर, ये आपका क्रिस्टल है। अब मैंने क्या किया, इसमें बाहर से SrCl2 की इंप्योरिटी डाल दी। If NaCl crystal doped with SrCl2, let NaCl crystal doped with SrCl2। SrCl2 से हमने डोप कर दिया, यानी कि SrCl2 की इंप्योरिटी इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और उससे डिफेक्ट आएगा। देखना, उससे जो डिफेक्ट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो इन आयनिक सॉलिड, लेट अस कंसीडर वी टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl क्रिस्टल इन विच वी ऐड द इंप्योरिटी ऑफ SrCl2।
देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज क्रिएटेड एज, देखिए कैसे होगा, अब यहां से जो कॉमन आयन होगा ना इनमें, वो कभी भी ऐड नहीं होगा। इसमें से SrCl2 में से इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा, लेकिन क्या ऐड होगा, पहले SrCl2 टूटता किसमें ये पता होना चाहिए, इट डिसोसिएट्स इनटू Sr2 पॉजिटिव एंड Cl के 2 पार्टिकल 2 नेगेटिव। इसको इसमें ऐड किया तो Cl नेगेटिव इसमें भी है, इसमें भी है। जो कॉमन आयन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, हमेशा इंप्योरिटी जो डिफरेंट आयन है, इसमें Na पॉजिटिव और इसमें Sr2 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, जो ये Sr2 पॉजिटिव है ना, इस Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, Na पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा और खुद Na पॉजिटिव की जगह पे आ जाएगा। तो व्हेन वी ऐड द SrCl2 इनटू द NaCl क्रिस्टल, देन Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस द Na पॉजिटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयंस से रिप्लेस कर देगा, Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देगा। अब मुझे ये बताओ, एक Sr2 पॉजिटिव कितने Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है? अरे इसके ऊपर +2 है, लेकिन इस पे तो +1 चार्ज है। अगर मैं ये एक Sr2 पॉजिटिव इसमें डालना चाहता हूं तो मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। 2 पॉजिटिव चार्ज कितने सोडियम पे आएगा, 2 सोडियम, तो मुझे 2 सोडियम निकालने पड़ेंगे, तब मैं एक Sr2 पॉजिटिव को डाल सकता हूं। तो क्या करता है, when we add the SrCl2 impurity into the NaCl, then one Sr2 positive, इसको स्ट्रोंशियम बोलते हैं, 1 ion of the strontium 2 positive replace the 2 सोडियम, 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। तो यहां से ये Na पॉजिटिव भी रिमूव हो गया और यहां से ये भी, इट रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव, ये दोनों Na पॉजिटिव निकल गए। तो फिर क्या है, इन 2 वैकेंसी क्रिएट हो गई नहीं होगी, उनकी जगह इन दोनों में से किसी एक वैकेंसी को तो ये ले लेगा। यार इसके ऊपर चार्ज ही तो 2 है, पार्टिकल तो ये एक ही है, इसने मान लेते हैं Sr2 पॉजिटिव ने ये ले लिया, तो एक जगह पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। एक जगह पे क्या हो जाएगी, एट वन साइट वैकेंसी इज क्रिएटेड, दट्स इन दिस डिफेक्ट वैकेंसी क्रिएटेड एंड दिस इज द इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। इस तरीके से इस आयनिक सॉलिड में ये इंप्योरिटी डिफेक्ट आ गया। तो व्हेन वी ऐड in the ionic solid of NaCl impurity of SrCl2, then 1 Sr2 positive replace 2 Na positive, and after the replacing, one position of Na positive occupy the Sr2 positive and other position remains vacant. So also vacancy also created, इसके अंदर वैकेंसी भी क्रिएट हो जाती है, इसके अंदर वैकेंसी भी क्रिएट हो जाते हैं। और वैकेंसी के कारण पता क्या होता है, आपने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अब ये सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर हो जाएगा ड्यू टू वैकेंसी, ये कैटायन वैकेंसी है इसके कारण। लेकिन चार्ज इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज 2 3 4, पॉजिटिव चार्ज 4 है, नेगेटिव 1 2 3 4, चार्ज तो ऑलरेडी बैलेंस है, बट 1 Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, व्हेन वी ऐड let NaCl crystal doped with the SrCl2, then 1 Sr2 positive replace 2 Na positive to balance the charge, to balance the charge, to balance the charge, and उसके बाद क्या हो जाता है, and one position of Na positive occupied by Sr2 positive and other remains vacant, and other remains vacant, and other remains vacant, and other remains vacant, thus the defect created called impurity defect in ionic solid। इस तरीके से जो डिफेक्ट आया इसे हम क्या बोलते हैं, impurity defect in ionic solid। what are the application of this defect? due to this defect आयनिक सॉलिड बिकम्स कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो, सॉलिड स्टेट में भी ये कंडक्टर होते हैं। अदरवाइज आयनिक सॉलिड के बारे में हम 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, तो हमने पढ़ा हुआ 12th में अब पढ़ रहे हैं। आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मोल्टन और एक्वस स्टेट में कंडक्टर, क्योंकि मोल्टन और एक्वस स्टेट में उनके आयंस मूव करते हैं और कंडक्टेंस करंट किसके कारण चलता है, आयंस के कारण। लेकिन अब ये इसके अंदर वैकेंसी आ गई ना, तो वैकेंसी आने के कारण सॉलिड स्टेट में भी आयंस चल सकते हैं। कैसे, ये आयंस यहाँ पे आ सकता है, पीछे से इस क्रिस्टल में बहुत सारे इस तरीके से वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे और आयंस चलने लग जाएंगे, इसलिए इट बिकम्स स्लाइटली कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट आल्सो। इसे बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। लेकिन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, अब मुझे ये बताओ, जब हम एक SrCl2 का मॉलिक्यूल डालते हैं, एक SrCl2 का मॉलिक्यूल डालते हैं तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होती है,
एक वैकेंसी। क्यों? एक SrCl2 डालने पर 2 Na पॉजिटिव निकलेंगे, उनमें से एक Na पॉजिटिव की जगह तो ये Sr2 पॉजिटिव लग जाएगा, दूसरी वैकेंट रहेगी। अगर मैं ये एक डालता हूं तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है। अगर मैं SrCl2 के 2 मॉलिक्यूल डालता तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होती? 2। क्यों? देखिए कैसे, ये याद रखो भी अच्छे से। क्यों? मान लेते मैं 2 Sr2 पॉजिटिव डालता तो इनके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 दूनी 4। तो मुझे कितने Na पॉजिटिव को निकालना पड़ता? 4 Na पॉजिटिव निकल जाते, क्रिस्टल में से 4 Na पॉजिटिव निकल जाते। उनमें से अब कितनी वैकेंसी क्रिएट हो गई? 4। उनमें से 2 वैकेंसी को कौन ले लेता है? Sr2 पॉजिटिव। फ्रॉम 4 2 वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय द Sr2 पॉजिटिव। 2 वैकेंसी ऑक्यूपाइड हो गई, कितनी रह गई? सो 2 रिमेन्स वैकेंट, 2 वैकेंट रहेगी। इस तरीके से कहने का मतलब, अगर आप एक SrCl2 डालोगे तो एक वैकेंसी, जैसे यहां पे एग्जांपल रहा, 2 डालोगे तो 2 वैकेंसी, 4 डालोगे तो 4, 10 SrCl2 डालोगे तो 10 वैकेंसी रह जाएंगी, 20 डालोगे तो 20। क्यों? 20 डाले, सोडियम निकले 40, उसमें से 40 वैकेंसी हुई, 20 वैकेंसी को तो Sr ने ले लिया, 20 रह गई। कहने का मतलब जितने हम SrCl2 डालते हैं उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होती है। तो इन दिस डिफेक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Sr। Sr के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होंगी। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? ये था भी इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। ओके, बाकी पता क्या हुआ यहां पे? ये जो 2 Cl नेगेटिव ये कहां पे गए? अरे ये जो 2 Na पॉजिटिव निकले थे ना, ये इन्होंने इन 2 Cl नेगेटिव को लेकर क्या बना लिया? 2 NaCl बना लिया। इस तरीके से वैकेंसी क्रिएट होगी। एक एग्जांपल और पूछता, इसका पूछा हुआ है, इसका कोई और एग्जांपल रख के बताओ भी क्या है। इसका एक एग्जांपल और है हमारे सामने, रख लेते हैं। AgCl का क्रिस्टल लिया हमने, AgCl, ये लिया AgCl का क्रिस्टल, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये लिया भी। इट इज डोप्ड विद CdCl2, कैडमियम डाइक्लोराइड। CdCl2 से हमने डोप कर दिया इसको। इट डिसोसिएट इनटू Cd2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव को Cl नेगेटिव रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो कॉमन आयन है। तो ये Cd2 पॉजिटिव किसको रिप्लेस करेगा? Ag पॉजिटिव को। मैंने बताया था इंप्योरिटी डिफेक्ट 2 तरीके से हो सकता है, या तो कुछ आयंस को रिप्लेस कर दे या कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल इस इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाए, तो इंप्योरिटी ऐड मानी जाएगी वो भी, तो उसे हम इंप्योरिटी डिफेक्ट बोल देते हैं। लेकिन ये Cd2 पॉजिटिव क्या करेगा? इन Ag पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। मुझे ये बताओ कितने Ag पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे? अगर हमें एक Cd इसके अंदर डालना है तो 2 Ag पॉजिटिव। क्यों? इसके ऊपर +2 चार्ज है, इन पे +1 है, तो मान लेते हैं एक Ag पॉजिटिव ये निकल गया और एक Ag ये। क्यों? इस पे +2 है तो हमें 2 पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को बाहर निकालना पड़ेगा। निकल गई, 2 Ag पॉजिटिव निकल गए, 2 Ag पॉजिटिव ये आ गए भी। चार्ज को बैलेंस करते हुए 2 निकले हैं ये, एक Ag पे +1, 2 Ag पे +2, Cd पे +2, हो गया ना बराबर। अब ये Cd2 पॉजिटिव ने मान लेते ये स्पेस ले लिया तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस तरीके से जब CdCl2 को AgCl में डालते हैं तो इससे जो डिफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, कर दो इसको साफ, तो रफ कर देता हूं मैं। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है अभी। इसका न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल सुनिए, ये कह रहा है इफ NaCl डोप्ड विद NaCl डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2। कैलकुलेट कैटायन वैकेंसी इन NaCl, कैटायन वैकेंसी इन NaCl। ये अभी क्वेश्चन NCERT का और आपके नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। अभी पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है। देखिए NaCl डोप्ड विद SrCl2, ये NaCl का क्रिस्टल था, इसके अंदर हमने क्या डाला है? SrCl2 को ऐड किया है, ये किया अभी।
और अभी अभी बताया था अगर मैं एक SrCl2 का पार्टिकल डालूंगा एक वैकेंसी क्रिएट होगी, 2 डालेंगे 2 वैकेंसी क्रिएट होंगी, 3 डालेंगे 3 वैकेंसी क्रिएट होंगी, यही है ना। तो क्या है, वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ SrCl2, पार्टिकल्स ऑफ SrCl2। होती या नहीं होती, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ SrCl2 व्हेन वी डोप SrCl2 इन NaCl। कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इतना हो गया। अब न्यूमेरिकल को समझिए। तो मुझे करना क्या है, SrCl2 के जितने पार्टिकल होंगे ना उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होंगी। कहने का मतलब ये है, यही था ना। अब देखिए मोल परसेंट का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 मोल्स। 100 मोल किसके, NaCl के, क्योंकि हमने NaCl में डाला है, क्या डाला है, 10⁻³ मोल SrCl2 के डाल दिए। कितने डाल दिए, 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 एडेड इनटू द 100 मोल ऑफ NaCl। इस क्वेश्चन का मतलब ये है हमारे पास ये तो है NaCl के मोल्स, सॉरी SrCl2 के मोल्स, और हमने इनको किस में डाल दिया, परसेंटेज का मतलब होता है NaCl में डाला। NaCl के कितने मोल में डाला, NaCl के 100 मोल लिए हैं। जब NaCl के 100 मोल लिए हैं तो उनके अंदर जो SrCl2 डाला है उसके कितने मोल डाले हैं, 10⁻³ मोल्स। तो 100 मोल ऑफ NaCl, 100 मोल ऑफ NaCl डोप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2, 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2। SrCl2 के हमने 10⁻³ मोल डाल दिए, यानी कि इतने मोल SrCl2 के हमने 100 मोल NaCl के लिए उनमें डाल दिए। इस परसेंटेज का मतलब ये है, हमने NaCl के 100 मोल्स लिए, 100 मोल जो ये NaCl लिया है, ये 100 मोल लिया है, इसके अंदर हमने SrCl2 डाल दिया। कितने मोल SrCl2 की जो वैल्यू ली है वो 10⁻³ मोल ली है। हमें आंसर 1 मोल में निकालना होता अभी। तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन SrCl2। SrCl2 कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना हो जाएगा, अरे 100 डिवाइड में आ जाएगा, 10⁻³ डिवाइड में 100। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻² लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अरे जब 100 मोल था NaCl का तो उसमें SrCl2 के इतने मोल थे। जब 1 मोल लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10⁻³ डिवाइड में 10⁻² डिवाइड में 100। अरे 100 मोल में इतने हैं तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। कितना आ गया, इसको सोल्व करोगे, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 मोल हो गए। इतने मोल SrCl2 के 1 मोल NaCl में हो गए। अब इसके पार्टिकल बना लो, इसका मतलब वैकेंसी इतनी हो जाएंगी, जितने SrCl2 आपने डाले हैं उतनी ही वैकेंसी हो जाएंगी। बताया तो था अभी। अब आपने क्या किया है, 1 मोल NaCl में SrCl2 इतने डाले हैं, जितने SrCl2 आप डालोगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होंगी। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं और पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आपके पास क्या हो जाएंगे, इसका मतलब 100 वैकेंसी इज इक्वल टू 10⁻⁻5 मोल हो जाएंगे। इसके पार्टिकल्स बनाने हैं, मोल नहीं रखना है, पार्टिकल बनाने हैं। पार्टिकल बनाने के लिए क्या करते हैं, मोल के अगर पार्टिकल बनाने हैं सो वैकेंसी पार्टिकल की फॉर्म में रखना है तो 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई, ये था मोल। मोल से जब पार्टिकल बनाने हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। सोल्व कर लेना अभी कितना आ जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻18। ये आगे इतनी वैकेंसी क्रिएट हुई है, 1 मोल NaCl के अंदर इतनी वैकेंसी हो रही है। दोबारा से सुनिए क्या है क्वेश्चन, ये हमारे पास परसेंटेज का मतलब 100 मोल NaCl है, उसमें हमने इतने मोल SrCl2 के डाल दिए। तो 100 मोल में मैं कह दूं 100 ग्राम में SrCl2 के 10 ग्राम है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 100 मोल में 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 है। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे, मैं कह दूं भी 100 ग्राम अगर मेरे पास NaCl है ना, तो उसके अंदर मैंने 100 ग्राम ये SrCl2 डाला है,
तो 1 ग्राम NaCl को कितना डिवाइड में आया, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम SrCl2 होगा या नहीं होगा, कैसे निकाला, डिवाइड में ले आया। तो वैसे ही मैंने यहां पे किया है 100 मोल ऑफ NaCl डोप्ड विद द 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2। तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन SrCl2 विल बी इक्वल टू 10⁻³ डिवाइड में ये आ गया 10⁻⁵ मोल। और जितने SrCl2 होंगे उतनी ही वैकेंसी होंगी, क्योंकि हमने बताया था अभी जब ये पढ़ा SrCl2 का एक पार्टिकल डालोगे तो Na के 2 पार्टिकल निकलेंगे, जिसमें से एक पार्टिकल Sr ले लेगा, दूसरा पार्टिकल वैकेंट रह जाएगा, दूसरी जगह वैकेंट रह जाएगी। तो अब जितने SrCl2 डालोगे उतनी ही वैकेंसी। तो SrCl2 की मैंने वैल्यू निकाल ली। जब मैंने SrCl2 की वैल्यू निकाली तो उसी को मैं क्या कह सकता हूं, उसी को मैं बोल सकता हूं वैकेंसी। वैकेंसी इतने मोल, इसका मैंने पार्टिकल बना दिए, मल्टीप्लाई। ये था भी न्यूमेरिकल्स। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड नोट कीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब पढ़ेंगे हम इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड। इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड नेक्स्ट हमारे पास है। देखिए भी इन कोवलेंट सॉलिड, दूसरी है इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में क्या लेते हैं, वी टेक्स द इंसुलेटर्स, हम इंसुलेटर को लेते हैं। इंसुलेटर को जब हम लेते हैं ना तो उसके अंदर बाहर से इंप्योरिटी डालते हैं उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंसुलेटर तो उनमें तो करंट पास हो ही नहीं सकता। तो इंसुलेटर की कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, उनको थोड़ा थोड़ा कंडक्टर बनाने के लिए उसमें हम इंप्योरिटी डालते हैं। तो वी टेक द इंसुलेटर, लेट वी टेक 14th ग्रुप एलिमेंट्स, हम 14th ग्रुप के एलिमेंट्स लेते हैं। 14th ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से भाई, याद रखना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये होते हैं भाई 14th ग्रुप के एलिमेंट्स। इनमें हम ये लेते हैं स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स मेनली, क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं। तो वी टेक द कोवलेंट सॉलिड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। वी कैन टेक, लेट वी टेक, इनमें से कोई भी ले लो। कोवलेंट कार्बन से बनता है कोवलेंट सॉलिड, सिलिकॉन से भी कोवलेंट सॉलिड बनता है, जर्मेनियम से भी क्या बनता है, कोवलेंट सॉलिड बनते हैं। अब इनके अंदर हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, वी वांट टू ऐड इंप्योरिटी इन दीज कोवलेंट सॉलिड। लेकिन इंप्योरिटी 2 टाइप की होती है, इंप्योरिटीज ऑफ 2 टाइप। वी ऐड द इंप्योरिटी इन द कार्बन 14th ग्रुप एलिमेंट्स, कार्बन 14th ग्रुप के जो कोवलेंट सॉलिड आई हैं, इन द कोवलेंट सॉलिड ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट्स वी ऐड द इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज आर ऑफ 2 टाइप। इंप्योरिटीज जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। इंप्योरिटीज आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन सी, एक को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, और दूसरी को बोला जाता है भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। दूसरी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट impurity. तो we had 2 type of impurity, one is the electron rich and other is the electron deficient. तो हम इन कोवलेंट सॉलिड के अंदर ये लेते हैं मेनली, we'll take the covalent solid of carbon 14th group elements या 14th group elements, carbon, silicon, germanium, these are the covalent solid. तो we add the impurities in these solid. Impurities are of 2 type, या तो हम इलेक्ट्रॉन रिच impurity डालेंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या मतलब है अभी, अब हम क्या करते हैं, 14th ग्रुप का मान लेते हैं, मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया भैया, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, सिलिकॉन इस तरीके से, ये सिलिकॉन, 1 मिनट रुक जाओ, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। सिलिकॉन का क्रिस्टल मैंने ले लिया है, यहां पे बनाने जा रहा हूं। मान लेते हैं मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, भाई ये चलता जाता है, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। एक सिलिकॉन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक सिलिकॉन के पास आप कैलकुलेट करोगे तो 4, कार्बन 14th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, उन सब में 4-4, इन सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते, ये तो आपको भी पता है 14th ग्रुप का एलिमेंट्स। अब मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर वी ऐड द इंप्योरिटीज इन दिस इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी पता कौन सी होगी, 14th ग्रुप के एलिमेंट्स में आप 15th ग्रुप के एलिमेंट डाल दो। 15th ग्रुप के जो एलिमेंट इनके अंदर डालोगे ना, ये इंप्योरिटी का काम करेंगे। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स इनके लिए इंप्योरिटी का काम करेंगे। जब आप इनको इनमें डालोगे 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो ये इंप्योरिटी
इसमें डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी है। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14th ग्रुप वालों में वैलेंस में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं मैंने यहां से इंप्योरिटी डाली, इंप्योरिटी फॉस्फोरस की डाल दी भाई। किसकी डाल दी? क्योंकि 15th ग्रुप के एलिमेंट्स बता देता हूं, ये 14th ग्रुप के थे, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स बता देता हूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये होते हैं भाई। मैं 15th ग्रुप का एलिमेंट उठाया मैंने, फॉस्फोरस, ये डाल दिया भाई। ये क्या हुआ, यहां से जो ये सिलिकॉन था ना, ये निकल गया, इसके चारों इलेक्ट्रॉन, वो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी। यहां पे फॉस्फोरस आ गया अभी। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन? 5, पांचों बना देता हूं। एक तो इसने इसके साथ पेयर अप कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा रह गया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फालतू है, एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी बोलते हैं। तो व्हेन वी ऐड द 15th ग्रुप एलिमेंट्स इनटू द 14th ग्रुप, देन 15th ग्रुप इंप्योरिटी एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी बिकॉज these contain 5 electron in the valence shell, but in 14th group contain 4 electron in the valence shell. So when we add the 15th group in the 14th group, then 1 electron remains extra. That is the electron rich impurity. So due to this extra electron, इस extra electron के कारण अब इसमें थोड़ा थोड़ा करंट चलने लग जाएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करंट मूव होगा, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसलिए जब हमने 15th ग्रुप में 14th ग्रुप को डाला तो ये अब इंसुलेटर नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा कंडक्टर बन गया, और इसको अब हम सेमीकंडक्टर नाम देने लगे। इसको अब हम क्या नाम देंगे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप समझते हो, जिसमें से ना ही तो बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट पास होता हो, ना ही बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, अभी बिल्कुल भी करंट पास ना होता हो, और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसके ऊपर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द एन टाइप सेमीकंडक्टर? व्हेन वी ऐड द 15th ग्रुप एलिमेंट्स इनटू द 14th ग्रुप एलिमेंट्स, देन 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एक्स्ट्रा, सो इट हैव स्लाइट ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको पता क्या लिखा जाएगा? SiP लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा? SiP सेमीकंडक्टर। मतलब सिलिकॉन में फॉस्फोरस ऐड कर रखा है, तो आपसे पूछा हुआ ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? एन टाइप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्या किया, GeAs है भाई, ये कौन सा सेमीकंडक्टर? आपसे ये पूछ लेता है। Ge कौन से ग्रुप का? ये तो 14th ग्रुप का। As कौन से ग्रुप का है? 15th ग्रुप का। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच डाला तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनाएगा? एन टाइप। ऐसे बनते हैं भाई एन टाइप, क्योंकि इनके वैलेंस में 4 होते हैं, इसमें 5, जब ये आया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इस तरीके से हमने इंप्योरिटी ऐड की तो इसमें इंप्योरिटी डिफेक्ट बना। इंप्योरिटी डिफेक्ट कब बना? जब हमने इंसुलेटर लिया था 14th ग्रुप का, एक एग्जांपल लेके समझा जाता है ये। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड की तो उससे बना हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन द इंप्योरिटी डिफेक्ट ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड द 15th ग्रुप एलिमेंट्स इनटू द 14th ग्रुप। इस तरीके का एग्जांपल जरूर आएगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए। 14th ग्रुप के एलिमेंट याद कर लो, 15th ग्रुप के याद कर लो, हो जाएगा। एक एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का और लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको भी 14th ग्रुप में ऐड 14th ग्रुप में ही करना है। फिर से मैं 14th ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं, इस बार जर्मेनियम ले लेता हूं। अरे कोई भी ले लो यार, इनके वैलेंस में बस 4 इलेक्ट्रॉन है, इतना याद रखो। ये भी जर्मेनियम ले लिया, इसके वैलेंस में भी 4 हैं, यहाँ पे भी जर्मेनियम ले लिया। इस तरीके से जुड़े होते हैं ये। जर्मेनियम का जब आप लोगे ना, कोवेलेंट सॉलिड है ये जर्मेनियम का, तो ये ऐसे जुड़ा होता है। इसके वैलेंस में भी 4 है, यहाँ पे भी जर्मेनियम होगा, इसके वैलेंस में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी जर्मेनियम होगा, इसके वैलेंस में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी जर्मेनियम होगा, इसके वैलेंस में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी जर्मेनियम होगा, इसके वैलेंस में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी जर्मेनियम होगा, सभी जगह जर्मेनियम है। देखो 1 2 3 4, मैं इसी एक से ही समझ लेंगे। बना लिया ना, देखो बन गए। इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन, इसने आगे इससे शेयर कर लिया, ये आगे कर लेगा, ये भी आगे करेगा, ये भी इससे कर लेगा। इस तरीके से चलता रहता है ये शेयरिंग सभी की, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। हो गया, इनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इन्होंने 4 बॉन्ड बना लिए एक दूसरे के साथ। अब मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी का मतलब आप 13th ग्रुप की एलिमेंट डाल दो, 14th में 13th। क्यों? इनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस में 4 है, तो इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का काम करेगा। देखिए कैसे। 13th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद रखो भी ये 13th ग्रुप के एलिमेंट्स। मान लेते हैं मैंने गैलियम डाल दिया इसके अंदर, ये जर्मेनियम यहां से निकल गया और इसकी जगह मैंने गैलियम डाल दिया। ये ओके, ये मैंने यहां से जर्मेनियम निकल गया और इसकी जगह गैलियम डाल सकते हो, इंप्योरिटी रिप्लेस कर दिया।
अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में? इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इसने 3 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन यहां पे देखो वैकेंसी रह गई या नहीं रह गई? 1 इलेक्ट्रॉन लेस रह गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कम रह गया, तो their holes will be created. When we add the 13th group elements into the 14th group, then vacancy या a hole is created. इसे हम क्या नाम देते हैं? Hole. Due to one less number of electrons in the 13th group as compared to 14th group, one hole is created. ये होल किसके कारण हुआ? ये होल क्रिएट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होल क्रिएट हुआ है तो इट मींस दिस होल विल बी पॉजिटिवली चार्ज। इस होल को कैसा माना जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल इज क्रिएटेड, दिस होल अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, सो दिस सेमीकंडक्टर विल बी पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को हम क्या नाम देते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका नाम पता क्या हो गया? GeGa, मतलब जर्मेनियम 14th ग्रुप का, गैलियम 13th ग्रुप का ऐड किया। जब 13th को 14th में ऐड करते हैं तो कौन सा बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो when we add electron deficient, then p-type semiconductors are formed. When we add 15th group in the 14th group, then n-type semiconductors are formed. This is the impurity defect in covalent solid. कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो impurity defect in covalent solid can be explained by taking the insulator of the 14th group like carbon, silicon, germanium. When these are doped with the 2 type of impurity, either of electron rich impurity or electron deficient. तो इनको हम 2 टाइप की impurity से क्या करेंगे? डोप करेंगे, या तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच करोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच करने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस होल के कारण भी करंट चलने लग जाता है। अभी ये थोड़ा थोड़ा कंडक्टर हो जाता है ड्यू टू दिस होल। क्यों? मान लेते ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ गया, तो अब यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये होल तो चल रहा है, होल तो चलने लग गया, होल चलने लगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां वाला। हमें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवानी थी ना, इलेक्ट्रॉन चलेंगे करंट चलेगा। तो ड्यू टू होल इलेक्ट्रॉन्स मूव, बट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे होल उसके अपोजिट। देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, लेकिन होल इधर से इधर आया, तो मूवमेंट ऑफ होल्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया है, होल पहले यहां पे था, अब यहां पे, होल अपोजिट रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ होल्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स these are slightly conductor, so these are known as semiconductor। और इसको हम कैसा सेमीकंडक्टर बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये था भी आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड कंप्लीट हो गया है विद न्यूमेरिकल्स। फिर भी कोई न्यूमेरिकल जो कंपटीशन बेस का होगा वो भी मैंने करवा दिया, कोई रहता होगा तो हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे नीट के लिए। इस सेशन में तो नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स, तो उसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।